अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स क्लास 12 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड चैप्टर 24 अर्थ क्लाइमेट के तमाम असाइनमेंट का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के कंप्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ऑल इन वन वीडियो। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखकर आपकी इस चैप्टर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करें। शुरू करते हैं असाइनमेंट 24.1 के सॉल्यूशन से। फाइंड करें प्रेसिपिटेशन इन मिलीमीटर इफ द चेंज इन स्टोरेज ऑफ वाटर इज 20 mm व्हाइल एवेपो ट्रांसपोर्टेशन इज 50 mm एंड रन ऑफ इज 30 mm। हमें कहा गया कि प्रेसिपिटेशन फाइंड करें अगर चेंज इन स्टोरेज जो कि डेल्टा एस है वो 20 mm है, एवेपो ट्रांसपायरेशन वो 50 mm है और रन ऑफ आर वो 30 mm है। प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए हम वाटर बैलेंस इक्वेशन यूज करेंगे जो होता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू एवेपो ट्रांसपायरेशन प्लस रन ऑफ प्लस चेंज इन स्टोरेज। तो प्रेसिपिटेशन इक्वल टू होता है सम ऑफ एवेपो ट्रांसपायरेशन रन ऑफ और चेंज इन स्टोरेज की, जिसमें पॉजिटिव डेल्टा से इंडिकेट करता है कि वाटर एडिशन हुई है किसी भी स्टोरेज में। इस तरह हम इन तीनों वैल्यूज को इस फार्मूले की मदद से प्लस कर देंगे तो हमारी प्रेसिपिटेशन आ जाएगी 100 mm। सॉल्व हो जाएगा। Assignment 24.2 Find the angle through which a Coriolis force of 200 Newton will deflect the air mass of 100,000 kg moving at the speed of 60 km per hour। हमें क्या हमने एंगल फाइंड करना है जबकि हमारे पास कोरियोलिस फोर्स हमें दी गई है 200 न्यूटन और मैस ऑफ एयर दिया हुआ है 100,000 kg और स्पीड दी गई है हमें 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज मिसिंग है, वो है टाइम ऑफ ट्रेवल। तो हम अज्यूम ले लेते हैं, अब्जर्वेशन ले लेते हैं, टाइम ऑफ ट्रेवल हमारे पास है 1 आवर, क्योंकि स्पीड हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर में। तो 1 आवर ये एक नेचुरल यूनिट है फॉर डिफ्लेक्शन टाइम के लिए, इसलिए अब्जर्वेशन हमने यहाँ पे टाइम के लिए 1 आवर, अदरवाइज क्वेश्चन में ये टाइम हमें दिया जाना चाहिए था। तो 1 आवर टाइम को हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगा 3600 सेकेंड्स और 60 किलोमीटर पर आवर इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16.6667 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कहता है डिफ्लेक्शन एंगल थीटा निकालें। डिफ्लेक्शन एंगल थीटा का फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एफ सी कोरियोलिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम जो हमने रिज्यूम किया 1 आवर डिवाइडेड बाय मैस जो हमें दिया गया 100,000 kg और डिवाइडेड और लास्ट भी डिवीजन में आएगी जो दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। एफ सी की वैल्यू थी 200 और टाइम हमने रिज्यूम किया था 1 आवर विच इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। मैस हमारा था 100,000 kg और वेलोसिटी हमने निकाली थी 16.6667 या 50/3। तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, इसे हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.432 रेडियंस। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लिए। अगर आंसर डिग्री में देना चाहते हैं तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आया था 0.432, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाय पाई। तो इस तरह हमारा ये आंसर जो हमें रेडियन में था ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिग्री में हमारा आंसर आएगा 24.8 डिग्री। एग्जैक्ट आंसर है 24.75 डिग्री, ये राउंड ऑफ किया हमने। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यू का सॉल्यूशन। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में। तो ग्लोबल वार्मिंग में गैसेस की कंट्रीब्यूशन का हम चार्ट देखें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम गैस है। मुख्तलिफ सर्वे और मुख्तलिफ ईयर्स के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मैक्सिमम गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनी है। इसके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये मेजर करता है कि हीट ट्रैपिंग एबिलिटी, किसी भी गैस की हीट ट्रैपिंग एबिलिटी मेजर करता है लास्ट 1000 ईयर्स में। और इसमें CO2 का हाईएस्ट कम्युलेटिव इफेक्ट आया क्योंकि CO2 तकरीबन 37 बिलियन टन गैस पर ईयर रिलीज हो रही है और ये एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे अरसे तक, कई सेंचुरीज तक रहती है। और CO2 कंट्रीब्यूट कर रही है तकरीबन 76% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेज। हमारा करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी गैसेज भी हीट ट्रैप करती हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा CO2 गैस का है। सेकंड एमसीक्यू है, इसमें से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसमें हमारा गैस है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये एसिडिक रेन का तो सबक बनती है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का सबक नहीं बनती। सल्फर डाइऑक्साइड ये कूलिंग एजेंट गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये सल्फेट एरोसोल बना देती है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी वजह से सनलाइट जमीन पे आ रही होती है, ये गैस उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। इसके अलावा जो बाकी हमें तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, H2O, ये तमाम की तमाम इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती हैं। ये तीनों की तीनों हमारी ग्लोबल गैसेज हैं। लेकिन इन गैसेज के अलावा जो SO2 है ये एरोसोल क्रिएट करती है, ये स्कैटर कर देती है सोलर रेडिएशन को, जिसकी वजह से नेट कूलिंग पैदा होती है। ये एसिडिक रेन का तो सबब बनती है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती। जब सनलाइट SO2 गैस के मॉलिक्यूल पे आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर स्कैटर होकर वापस चली जाती है।
जिस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती बल्कि कूलिंग का इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्लोबल वार्मिंग में जमीन की कौन सी लेयर है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। ये हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर है। जब सनलाइट आती है तो ग्रीन हाउस गैसेज इस लेयर में ज्यादा पाई जाती हैं और इस लेयर में वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो इसी लेयर में वो हीट को ट्रैप कर लेती है। ये वो लेयर है जिसमें ह्यूमन जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर का। तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड है। ये तकरीबन 80% एटमॉस्फेयर को होल्ड करता है। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो ट्रैप करती हैं, जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऑब्जर्वेशन डाटा में दिया है कि ट्रोपोस्फेयर तकरीबन 1.1 डिग्री ज्यादा गर्म हुआ है 1880 के मुकाबले में। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रोपोस्फेयर, जिसमें इंसान रहते हैं। इसी में ग्रीन हाउस गैसेज बाहर करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन नियर द अर्थ सरफेस, और इसी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इससे जो ऊपर वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वो बल्कि उल्टी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि तमाम की तमाम हीट ट्रोपोस्फेयर ने अब्जॉर्ब कर ली है। तो ट्रोपोस्फेयर के हीट अब्जॉर्ब करने से जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है इसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ये ठंडी हो जाती है। हमारी कंट्री पाकिस्तान में किस किस्म का क्लाइमेट पाया जाता है? तो हमारी कंट्री पाकिस्तान में मूनसून क्लाइमेट पाया जाता है। मूनसून क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट। पाकिस्तान में मूनसून क्लाइमेट पाया जाता है और इसका एग्जैक्ट नाम है सब ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट, जिसमें 4 सीजन होते हैं, जिसमें हॉट, ड्राई, प्री मूनसून होता है अप्रैल टू जून, फिर वेट मूनसून होता है जुलाई टू सितंबर, जिसमें तकरीबन 70% एनुअल रेन फॉल होती है, फिर कूल एंड ड्राई विंटर होता है अक्टूबर टू मार्च। हमारा जो टुंड्रा सीजन है ये पोलर यानी कि अलास्का वगैरह में पाया जाता है। इक्वेटोरियल ये रेन फॉरेस्ट हैं, ये जैसे सिंगापुर वगैरह में पाए जाते हैं। और वेस्टर्न इज नॉट अ क्लाइमेट कैटेगरी, ये तो क्लाइमेट कैटेगरी में भी नहीं आता। मूनसून ज्यादा डोमिनेट करता है पंजाब और सिंध के रीजन में, जिसमें तकरीबन 300 से 500 mm समर रेन होती है मूनसून में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मूनसून। एमसी नंबर 5 है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी होती है पोल से करीब और इक्वेटर के करीब? आंसर दें किलोमीटर में। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ए 8 से 18 किलोमीटर। याद रखिएगा ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ये वेरी करती है, किसी जगह पे कुछ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 0 to 15 किलोमीटर भी हो सकती है मुख्तलिफ रीजन में, और 8 से 18 किलोमीटर भी हो सकती है। तो नॉर्मली पोल से पूछा गया है, तो पोल में ट्रोपोस्फेयर स्टैंड होता है तकरीबन 8 किलोमीटर हाई ड्यू टू वीक कन्वेक्शन फ्रॉम कूल्ड सरफेस एयर। कूल्ड सरफेस एयर से बहुत कमजोर कन्वेक्शन होती है, जिसकी इसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर तक रह जाती है, जबकि इक्वेटर में इसकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है तकरीबन 18 किलोमीटर तक हो जाती है ड्यू टू इंटेंस सोलर हीटिंग। बहुत शदीद सोलर हीटिंग होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होती है। तो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे और यहाँ पे इसकी हाइट तकरीबन वीक कन्वेक्शन कूल्ड सरफेस होने की वजह से सिर्फ 8 किलोमीटर तक रह जाती है पोल्स पे, जबकि इक्वेटर में अगर जाते हैं हम, इक्वेटर में बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग होती है। इंटेंस सोलर हीटिंग की वजह से इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक हो जाती है। आप इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि पोल पे हाइट बहुत कम हो जाती है और इक्वेटर पे बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है पोल पे कम होगी, इक्वेटर पे ज्यादा होगी 8 से 18, ऑप्शन ए। आंसर नंबर 6, व्हाट हैपन इन आइंजोस्फीयर? आइंजोस्फीयर में क्या होता है? आइंजोस्फीयर में जो रेडियो वेव होती हैं वो जमीन से जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आ जाती हैं। तो रेडियो वेव वाज रिफ्लेक्टेड इन आइंजोस्फीयर। आइंजोस्फीयर के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो तमाम रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं बैक टू द अर्थ, जिस वजह से ग्लोबल ब्रॉडकास्ट पॉसिबल होता है। ये लेयर आयनाइज हो जाती है अल्ट्रावायलेट और एक्सरे सोलर रेडिएशन से। आइनोस्फीयर जो 60 से 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे है, उसके अंदर ऑयंस होते हैं फ्रॉम द सोलर रेडिएशन। रेडियो वेव की यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाती है इसी ऑयंस लेयर की वजह से। ये रिफ्लेक्ट कर देती है शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो सिग्नल को, जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाली पॉसिबल हो जाती है। बाकी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है मेट्रॉइड्स बर्न, ये मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं, और जो एयरप्लेन फ्लाई होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में फ्लाई होते हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में सुपरसोनिक जेट फ्लाई होते हैं, और सैटेलाइट जो ऑर्बिट होते हैं वो थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती है इन आयनोस्फीयर। अब डायग्राम भी देख सकते हैं, ये हमारी आयनोस्फीयर है जहां पे बहुत ज्यादा आयन है, इसमें जितनी भी रेडियो वेव आएंगी इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। बाकी लेयर में ये काम नहीं होगा। एरोप्लेन हमारे ट्रोपोस्फीयर में और सुपरसोनिक जेट जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, और जो मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं वो मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं। एक्सोस्फीयर में हमारे सैटेलाइट रहते हैं, और उसके एटमॉस्फेयर के ऊपर ये हमारी लेयर आयनोस्फीयर कहलाती है। आयनोस्फीयर में जितनी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी हैं ये रिफ्लेक्ट होती रहती हैं, रिफ्लेक्ट होकर जमीन पे आएंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, फिर जमीन पे आएंगी। इस तरह हमारा ये रेडियो वेव की ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल होती है थ्रू आउट द अर्थ। यहाँ भी आप मुख्तलिफ लेयर देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, जिसमें ही हमारी आयनोस्फीयर में ऑयंस बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें जमीन पे अरोरा ब्रोलीज भी नजर आते हैं। याद रखिएगा आयनोस्फीयर में रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, लेकिन थर्मोस्फीयर में हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ये लेयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अंदर भी आयन होते हैं, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो हमारी एटमॉस्फेयर लेयर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो हमारी है थर्मोस्फीयर, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 7 में पूछा गया।
कि विच एटमॉस्फेयर लेयर कंटेन आयन एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो थर्मोस्फेयर आयनाइज गैस है, ये रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को, सपोर्ट करती है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। तो इसी में सैटेलाइट इन दिस लेयर आल्सो फैसिलिटेट जीपीएस एंड सैटेलाइट फोन्स। तो थर्मोस्फेयर में जो सैटेलाइट होते हैं हमारे पास, ये फैसिलिटेट करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन को, और ये पाए जाते हैं थर्मोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर करीब करीब की लेते हैं। थर्मोस्फेयर जो 80 से 550 किलोमीटर है, जिसमें आयनोस्फेयर भी इंक्लूड है। देखिए इसमें आयनोस्फेयर भी इंक्लूड है, करीब करीब की लेयर्स होती हैं। ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्सट्रीम अल्ट्रा वाले रेडिएशन, जिस वजह से ये आयन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आयनाइज लेयर होती है, रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को, जिस वजह से एएम या शॉर्ट वेवलेंथ ट्रांसमिशन होती है। बाकी लेयर्स में ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा थर्मोस्फेयर। बाकी लेयर की प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर पुअर आयन होती है, ये मोस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसे 5G कह सकते हैं, वो डायरेक्ट सिग्नल के लिए यूज होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन नहीं होती। और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, लेकिन बहुत कम मिनिमम आयनाइजेशन होती है। ये थर्मोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर के ऊपर होती है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है, ये रेडिली अब्जॉर्ब करती है सोलर रेडिएशन को, जिससे वो आयन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये रिफ्लेक्ट कर देती है रेडियो वेव्स को। अर्थ का वो पार्ट जिसके अंदर तकरीबन 70% या 80% टोटल एयर का एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, जिस लेयर में हम जिंदा रहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर तकरीबन 75 to 80% एटमॉस्फेयर को होल्ड करता है ड्यू टू ग्रेविटी कंप्रेसिंग एयर नियर द सरफेस। और एयर की डेंसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती जाती है। तो 50% ऑफ मैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5.5 किलोमीटर की रेंज में है। तो 90% मैस सिर्फ हमारा 16 किलोमीटर की रेंज में है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर का मेजॉरिटी हिस्सा आता है। और जो बाकी हाई लेयर है वो बहुत पतली है, बहुत थीन है, जिनकी थर्मोस्फेयर की डेंसिटी सिर्फ 0.001% है एज कम्पेयर टू सरफेस। तो ट्रोपोस्फेयर कंटेन करता है मोस्ट एयर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल। क्यों? ग्रेविटी पुल द गैसेज टुवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी तमाम गैसेज को अर्थ की तरफ लेके आती है। दिस लेयर आल्सो कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द वेदर। तमाम वेदर, मौसम, बारिशें, मानसून तमाम इसी लेयर में पाए जाते हैं। तमाम वाटर पेयर भी इसी लेयर में पाए जाते हैं। ये गर्मियों में बहुत ही हॉट और ड्राई विंड होती है ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ पंजाब एंड सिंध। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उर्दू की ज़बान में कहते हैं लू चलना। लू, बहुत तेज हीट वेव या लू चलती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पहुंच सकता है। ये लू बनती है व्हेन हाई प्रेशर ओवर ईरान और अरब पुल हॉट डेजर्ट एयर अक्रॉस द इंडस वैली। जो हॉट डेजर्ट को पुल करती है टुवर्ड द इंडस वैली, इट इज डिस्टेंट फ्रॉम द ग्लोबल विंड पैटर्न ड्यू टू इट्स लोकल हीटिंग रीजन। ये लोकली हीट होकर आता है, इस प्रोसेस को कहते हैं लू। ऑप्शन बी। पाकिस्तान लोकेट होता है इन द रीजन ऑफ डैश विंड्स, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न लाइन विंड्स। पाकिस्तान लाई करता है 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ सब ट्रॉपिकल वाटर लाइन्स बेल्ट पे। इसका विंटर का इंपैक्ट भी आता है कि वेस्टर्ली जेट ब्रिंग रेन विया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ट्रेड विंड आर इक्वेटर होता है 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। ये इफेक्ट करती है साउथर्न पाकिस्तान को कम से कम। और मेन चीज है हमारी मूनसून की विंड्स डोमिनेट कर जाती है समर में, लेकिन ये सीजनल है, ये समर में ही होती है, ये हमेशा नहीं रहती। तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस करता है प्रिवेलिंग वेस्टर्न लाइज ड्यू टू इट्स माइल्ड एल्टीट्यूड पोजीशन। दीज विंड स्टीर weather system from the Mediterranean and delivering vital winter rainfall to Pakistan। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वेस्टर्न लाइज विंड्स कहते हैं इसको। हम बताते हैं 24 से 37 डिग्री नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नॉर्थर्न डिग्री ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पे आइडियली तो अर्थ को ऐसा होना चाहिए था, एक्चुअली पाकिस्तान जो लाई करता है वो वेस्टर्न लाइन विंड्स के पैटर्न पे, इनका जो पैटर्न है इनके पास में पाकिस्तान लाई करता है। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन 1 है, वेयर इन द एटमॉस्फेयर इज वाटर वेपर मोस्ट कंसंट्रेटेड एंड वाई। कहां पे एटमॉस्फेयर में वाटर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और क्यों? आप देख सकते हैं ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, यहाँ पे वाटर वेपर और वाटर का पोर्शन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू अदर लेयर्स। तो लोकेशन है ट्रोपोस्फेयर, स्पेशली इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। लोअर ट्रोपोस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। इसकी रीजन क्या है? प्रॉक्सिमिटी टू वाटर सोर्स, जिसमें ओशन भी है, लेक्स भी है और सॉइल ओरिजिन भी होती है, ये अकर होती है एट द सरफेस। और दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंसी, इसमें वार्म एयर होल्ड करती है मोर मॉइस्चर, वार्म एयर ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करती है और सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। फिर हमारे पास ग्रेविटी इफेक्ट भी है कि वाटर वेपर इज डेंस देन ड्राई एयर। इनकी डेंसिटी वाटर वेपर की ड्राई एयर के मुकाबले ज्यादा होती है, तो ग्रेविटी इनको ज्यादा पुल करती है, जिसे कंसंट्रेटिंग नियर द सरफेस। इस वजह से ये नियर द सरफेस वाटर वेपर की तादाद ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर चले जाते हैं और दूसरी लेयर में चले जाते हैं, तो वहां वाटर वेपर की तादाद कम होनी शुरू होती है, तो यहाँ पे हमारी ज्यादा होती है, ऊपर कम होती जाती है। और ये डिक्रीज होती है विद एल्टीट्यूड। वाटर वेपर ड्रॉप होते हैं नियर टू जीरो बाय द ट्रोपोस्फेयर ड्यू टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर। एग्जाम्पल 10 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है इसकी डेंसिटी एट सरफेस पे, और सिर्फ 0.0 ग्राम पर मीटर क्यूब से भी कम हो जाती है जब हम 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं। तो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ये पीक पे होती है, सबसे ज्यादा होती है लोअर ट्रोपोस्फेयर में, बिकॉज एवेपोराइजेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस कंटिन्यूसली सप्लाई कर रही होती है मॉइस्चर
एंड वार्म टेम्परेचर अनेबल करता है हायर सैचुरेशन वेपर प्रेशर। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है कूलिंग रिड्यूस एयर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, तो टेम्परेचर कम होता जाता है जिससे एयर के अंदर मॉइस्चर की होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती जाती है, जिससे कंडेंसेशन होती है और प्रेसिपिटेशन हो जाती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में वाटर की कंसनट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, और ज़मीन में यहाँ पे वेपराइजेशन हो रही है, तो कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है मॉइस्चर हमारे ट्रोपोस्फेयर लेयर को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। तो वेदर एक शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है और क्लाइमेट कहते हैं लॉन्ग टर्म पैटर्न ओवर वेदर। वेदर कहा जा सकता है कि इन दिनों में क्या चेंज होगा, या मिनट्स में या आवर में कितना चेंजिंग आएगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है क्लाइमेट वो कहते हैं ईयर्स, तो एवरेज वेदर ओवर मैनी ईयर्स इन स्पेसिफिक प्लेस, काफ़ी सालों में एवरेज वेदर कैसा होगा सब कहते हैं क्लाइमेट। तो वेदर होगा हमारा शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिनट से लेके वीक्स तक, और क्लाइमेट होगा लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न 30 या उससे ज़्यादा सालों तक। एग्जांपल आप देख सकते हैं डेली रेन कितनी हो रही है या टेम्परेचर की स्पाइक कितनी हो रही है। क्लाइमेट में डेजर्ट, अराइड, ट्रॉपिकल, ह्यूमिड जोन्स। तो वेदर हमारी एक टेम्पोरेरी कंडीशन होती है ऑफ द एटमॉस्फेयर किसी भी प्लेस पे, और क्लाइमेट इज द ओवरऑल एवरेज वेदर एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर होता है कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मिनट्स में या ओवर में, और क्लाइमेट हाउ द एटमॉस्फेयर बिहेव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज रीजनल वेदर प्रोडिक ओवर डिकेज, कई के 10 सालों का, महीनों का, ये कहलाता है क्लाइमेट। इट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर स्मॉल एरिया, इट इज सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया। It varies over short period of time, days, even hours, or it is a long period of time, more than 30 years. Date related to weather is recorded as specific time. जो डेट दिया कि आज की डेट में क्या है, तो किसी भी स्पेसिफिक टाइम का आपको डाटा दिया जाए तो वो कहलाता है वेदर। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का आपको डाटा दिया जाए वो कहलाता है क्लाइमेट। वेदर ड्रिवन होता है इमीडिएट फैक्टर, जैसे कि स्टॉर्म आ गया, फोर्स आ गया, लेकिन क्लाइमेट ड्रिवन होता है अर्थ की एनर्जी बैलेंस, ओशन साइकिल और ज्योग्राफी से, जो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। ये हाईली वेरिएबल होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, 10 दिनों में कभी भी बारिश हो सकती है, कभी गर्मी भी हो सकती है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है स्टेबल होता है, पिछले 30 सालों में इस इलाके का क्लाइमेट ऐसा रहा है, ये डिफाइन करता है रीजनल इकोसिस्टम को। तो वेदर इज एटमॉस्फेयर ट्रांजिएंट स्टेट वाइल क्लाइमेट इज अ स्टैटिकली आइडेंटिटी। फॉर इंस्टेंस अ स्नोई डे इन Arizona is weather, but Arizona low annual rainfall define its climate. Arizona में स्नोई डे था तो ये वेदर है, लेकिन एनुअल रेनफॉल उसका कम है तो ये उसका क्लाइमेट है। क्लाइमेट चेंज अल्टर्स लॉन्ग टर्म एवरेज से क्लाइमेट कहेंगे राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ये भी क्लाइमेट एग्जांपल है। जबकि डेली वेदर रिमेन वोलेटाइल, डेली वेदर चेंज हो सकता है लेकिन ऑन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हमारा क्लाइमेट होगा। क्वेश्चन 3 है वहाँ मेरे पास ज्यादा कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को होल्ड करने के लिए, वो क्यों। इसका की मैकेनिज्म है किनेटिक एनर्जी। इन वार्म एयर इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन, ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन होता है, प्रिवेंटिंग वेपर कंडेंसेशन, जिस वजह से वेपर कंडेंसेशन को होने नहीं देते ज्यादा मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। इसके लिए हमारे पास फिजिकल लॉ भी है, कैल्शियस-क्लैपिरोन इक्वेशन ये दी गई है कि किस टेम्परेचर पे कितना मॉइस्चर वो होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर होल्ड करेगा 70.3 ग्राम पर मीटर क्यूब वेपर, लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कैपेसिटी जंप कर जाएगी 30.4 ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 75% इंक्रीज हो जाएगा। तो वार्म एयर एक्सपैंड करती है मॉलिक्यूल स्पेसिंग अलोइंग मोर वाटर मॉलिक्यूल टू रिमेन। वार्म होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, स्पेसिंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकेगी एयर, रिमेन इन द गैसेस। दिस इज वाई ह्यूमिडिटी राइज इन समर, इस वजह से समर में ह्यूमिडिटी राइज हो जाती है, एयर के मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या मॉइस्चर ऑक्यूपाई कर लेती है एयर। एट ट्रॉपिकल रीजन स्पोर्ट डेंस वेपर क्लाउड, तो समर में और ट्रॉपिकल रीजन में डेंस वेपर क्लाउड स्पोर्ट होते हैं। कूलिंग रिवर्स द प्रोसेस, या कूलिंग होती है तो एयर के मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, फिर इतनी ज़्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाते, तो ये ट्रिगर कर देती है कंडेंसेशन पे और फिर क्लाउड बनते हैं या रेन हो जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर वाटर वेपर कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसका इफेक्ट डे और नाइट में भी आता है। वार्म एयर होल्ड मोर मॉइस्चर देन कूल्ड एयर, डे में टेम्परेचर ज़्यादा है, लेस वो टेम्परेचर हमारा 65 है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी हो जाएगी 24%। अगर उतनी ही ह्यूमिडिटी हो, पानी का लेवल उतना भी हो, लेकिन नाइट में टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी हो जाती है 84%। पानी उतना ही है लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि अब एयर का वॉल्यूम कम हो गया। इस तरह दिन में गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि कितनी एयर कितना है और कितना मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है, कितनी एयर है और कितना, देखो उतना ही मॉइस्चर था लेकिन अब इसे हमने क्या है 24
और रात में टेम्परेचर कम हो गया तो मॉइस्चर तो फिर भी उतना ही है, लेकिन आप कहते हैं कि 84 तक होल्ड हो गई या सिर्फ 16 और मजीद होल्ड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे उतना ही पानी था, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अब वो फरमा रहे हैं कि अब वो 76% मजीद पानी इसमें डाला जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन 4 है, हाउ डज एटमॉस्फेयर रिटेन इटसेल्फ। तो सरफेस ग्रेविटी मस्ट बी हाई अनफ, बहुत ज्यादा होनी चाहिए सरफेस ग्रेविटी, जर्थ की 9.8 है, और सरफेस टेम्परेचर मस्ट बी लो अनफ, सरफेस का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए, सो दैट एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल डोंट लीक अवे ड्यूरिंग द 4.6 बिलियन ईयर्स फॉर्मेशन। तो एटमॉस्फेयर बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हुए हैं, इस वजह से ये लीक नहीं हुए, क्योंकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना कम है कि ये एटमॉस्फेयर को लीक नहीं होने दे रहा, और सरफेस ग्रेविटी भी इतनी ज्यादा है कि एटमॉस्फेयर को लीक नहीं होने देती। तो प्राइमरी फैक्टर हमारे होते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी पुल करती है गैसेस को टुवर्ड्स द अर्थ, क्रिएट करती है डेंसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट, डेंस एट सरफेस और थिन अलोफ्ट। दूसरा हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, प्रेशर डिफरेंस बैलेंस करता है ग्रेविटी को। थर्ड है एटमॉस्फेरिक एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है। मोस्ट मॉलिक्यूल मूव स्लोवर, जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमारे एटमॉस्फेयर के वो इस एस्केप वेलोसिटी से मूव करते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी भी होगी तो उनकी होती है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड किसी भी लेयर्स की, जिससे से वो एस्केप नहीं कर पाते एटमॉस्फेयर से इनटू द स्पेस। तो अर्थ ग्रेविटी ट्रैप लाइटर गैसेज जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल, इनको सबको अर्थ की ग्रेविटी ट्रैप कर लेती है विद इन द ट्रैपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, और मॉलिक्यूल कोलिजन क्रिएट प्रेशर करते हैं दैट काउंटर द ग्रेविटेशनल कोलैप्स, जिससे मेंटेन होता है स्टेबल लेयर। सिर्फ लाइट वेट गैसेज जो हाइड्रोजन या हीलियम है वो भी स्लोली स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रैपोस्फेयर से एस्केप कर सकती हैं, बाकी तमाम गैसेज इसी लेयर में ट्रैप होकर रह जाती हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब करें ग्लोबल लैटिट्यूडनल एयर मूवमेंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग। स्टेप बाय स्टेप सर्कुलेशन देखते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री पे इंटेंस सोलर हीटिंग होती है, वार्म एयर राइज होती है, लो प्रेशर होता है और रेन फॉरेस्ट बनते हैं। आप देख सकते हैं कि इक्वेटर रिसीव करते हैं मोस्ट डायरेक्ट सनलाइट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इक्वेटर अपनी पोजीशन की वजह से ज्यादा लाइट डायरेक्ट फील करते हैं, और सनलाइट हीट करती है प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इक्वेटर एट एन एंगल, जो इक्वेटर से दूर है वहां पे सनलाइट किसी एंगल पे हीट करती है, इसलिए वहां पे सनलाइट की इंटेंसिटी कम होती है। यहां भी आप देख सकते हैं इक्वेटर पे, ये इक्वेटर लाइन है, ये अर्थ रोटेट कर रही है तो सनलाइट डायरेक्ट हीट कर रही है। जब सनलाइट इक्वेटर पे डायरेक्ट हीट करती है तो यहाँ पे हीट ज्यादा ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो समर हो जाता है, और अर्थ के दूसरे हिस्सों पे जहाँ पे सनलाइट किसी एंगल पे या कम हीट करती है तो वहाँ गर्मी कम पड़ती है, वहाँ पे विंटर हो जाता है। इसे कहते हैं अनइवन हीटिंग। आप इसी डायग्राम से डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं कि इक्वेटर पे सनलाइट हीट डायरेक्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर हीट करती है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, जबकि दूसरे एरिया पे लेस देन 90 डिग्री पे एंगल हीट करती है, लेस 45 डिग्री पे हीट कर रही है तो वहाँ पे हीटिंग कम होती है, लेस इंटेंस हीट होती है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हमारा कूलर पोर्शन होते हैं, और जो इक्वेटर वाला पोर्शन होता है वो बहुत हॉट होता है, वो सन रेज हीट करती है डायरेक्टली एट दिस इक्वेटर पोजीशन। तो सब ट्रॉप्स में देख लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, इसमें कूल एयर सिंक्स होते हैं, हाई प्रेशर होते हैं जैसे डेजर्ट। मिड लैटिट्यूड 30 से लेके 60 डिग्री तक ये सरफेस वाटर लाइज है, ये मूव करते हैं पोलवर्ड। फिर हमारे पास आते हैं पोल जो 90 डिग्री पे हैं, यहाँ पे कूल एयर सिंक करती है, हाई प्रेशर होता है, एयर फ्लो करती है इक्वेटर्स वर्ड एज पोलर ईस्टरलाइज। अगर हम इसके सेल बनाएं तो पहले सेल को कहेंगे हैडली 0 से लेकर 30 डिग्री तक, जहां पे डायरेक्ट थर्मल सर्कुलेशन होती है। सेकंड सेल कहलाता है हमारा फेरल 30 से 60 डिग्री तक, जहां पे इनडायरेक्ट माइल्ड लैटिट्यूडल सेल बनते हैं। फिर थर्ड सेल बनता है पोलर 60 से 90 डिग्री तक सनलाइट हीट करती है, ये डायरेक्ट थर्मल सेल बनते हैं। तो थ्योरी अगर देखी जाए तो अनइवन सोलर एक्सपोजर होता है, जो हाई होता है इक्वेटर पे और लो होता है पोल्स पे। तो ये हमारा इक्वेटर है, ये देखिए रेड रीजन है, यहाँ पे सन हीटिंग बहुत ज्यादा करती है, और ये हमारे पोल्स हैं तो पोल पे सन हीटिंग बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ड्राइव होती है। तो यहाँ पे ज्यादा हीटिंग होने की वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ड्राइव होती है, गैसेस गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और ये साइडों से एयर इसकी जगह लेती है, जिसे सब ट्रॉपिकल कहते हैं। इसमें ये हमारे ज्यादा हीटिंग करने वाले कहलाते हैं हेडले सेल, ये वाले जहां पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है, जहां पे देखें जो डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है इसको हम कहेंगे हेडले सेल्स। यहाँ पढ़ के आए थे, ये इसका एंगल होता है 0 से लेकर 30 डिग्री तक। फिर हमारा था फेरल 30 से 60 डिग्री तक, तो ये हमारे हैं फेरल सेल 30 से 60 डिग्री तक, जहाँ हीट किसी सनलाइट किसी एंगल पे स्ट्राइक करती है, किसी एंगल पे जहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है, और यहाँ भी किसी एंगल 45 डिग्री पे स्ट्राइक करती है। फिर आते हैं पोलर सेल, जिसमें सनलाइट बहुत ही कम स्ट्राइक करती है या स्ट्राइक ही नहीं करती। हेडले फेरल पोलर सेल ऊपर भी है, और यहाँ देखें यहाँ भी हेडले फेरल पोलर सेल नीचे भी है, क्योंकि दो पोल बनेंगे, ये पोल ये पोल। यहाँ पे पोल पे सनलाइट बहुत ही कम हिट करती है।
तो अनइवन सोलर एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ड्राइव होती है। द कोरोलिस अफेक्ट डिफ्लेक्ट करते हैं विंड्स को, क्रिएट करते हैं ट्रेड विंड्स जिसे कहते हैं ईस्टरलाइज एंड वेस्टरलाइज। अब इसे अनइवन हीटिंग की वजह से ये देखें आपकी वेस्टरलाइज, ये भी वेस्टरलाइज, ये नॉर्थर्न ट्रेड विंड्स, ये साउथर्न ट्रेड विंड्स पैदा होती हैं। बुक में भी हमें इस डायग्राम के साथ कोरोलिस अफेक्ट एक्सप्लेन किया गया है, इसके आंसर में आप ये भी लिख सकते हैं। और इसी वेस्टरलाइज, नॉर्थर्न ट्रेड विंड और साउथर्न ट्रेड विंड जिसको हम ईस्टरलाइज भी कहते हैं ट्रेड विंड्स को, इनकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूट हीट हो जाती है ग्लोबली। हीट जो है वो ग्लोबली पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन्हीं ट्रेड विंड्स की वजह से। क्वेश्चन 6 है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर तमाम पोलर आइस मेल्ट हो जाए, पोल की तमाम आइस मेल्ट हो जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। पहले देखते हैं इमीडिएट इफेक्ट्स, इमीडिएट इम्पैक्ट्स। सी लेवल राइज कर जाएगा तकरीबन +68 मीटर ग्लोबली, सी लेवल जो होगा राइज होएगा। तो जितनी भी कोस्टल सिटीज हैं जो समुद्र के किनारे शहर हैं, 68 मीटर सी लेवल राइज होने से तमाम की तमाम ड्रोनिंग हो जाएगी, वो सब के सब डूब जाएंगी। तो पोलर आइस मेल्ट होने की वजह से हमारा जो रहने का इलाका है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, नियरली 50% या उससे भी ज़्यादा या उससे कम, डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लैंड, वो रिड्यूस हो जाएगा। पहले अगर हमारे पास रहने के लिए बहुत सारा इलाका था तो पोलर आइस मेल्ट होने के बाद अब बहुत जगह कम रह जाएगी क्योंकि सी लेवल राइज हो जाएगा, तो कोस्टल एरिया सब के सब पानी में डूब जाएंगे। जैसे इसके साथ हो रहा है कि सिवा पहले बहुत बर्फ थी, रहने के लिए इलाका बहुत था और इसके बाद बहुत कम इलाका रह गया। सेकेंड है एल्बिडो रिडक्शन, कि आइस जो होती है रिफ्लेक्ट कर देती है 80% सनलाइट को, और जब आइस ही नहीं होगी तो सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो जो डार्क ओशन है वो फिर लाइट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तकरीबन 90%, जिससे बहुत ज्यादा तेजी से वार्मिंग शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा वार्मिंग। आप यहाँ देखते हैं सनलाइट आई तो तकरीबन 85% सनलाइट आइस जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देती। लेकिन जब पोलर आइस मेल्ट हो जाएगी तो तकरीबन 93% जो सनलाइट की एनर्जी है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं एल्बिडो रिडक्शन। थर्ड में ओशन की सर्कुलेशन कोलैप्स हो जाएगी। फ्रेशन पोलर वाटर, जो नया पोलर वाटर है वो हार्ड करेगा, रोकेगा थर्मोहेलाइन करंट्स को, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, जिस वजह से ओशन की जो सर्कुलेशन है वो भी कोलैप्स हो जाएगी। फोर्थ है इकोसिस्टम लॉस। जितनी भी आइस डिपेंडेंट स्पीशीज हैं जैसे पोलर बियर है, सील्स हैं, आप पोलर बियर और देख रहे हैं, ये सब के सब एक्सटेंड हो जाएंगे, ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। तो मेल्टिंग पोलर आइस वुड फ्लोट 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सेंटर्स एंड डिस्टर्ब ग्लोबल हीट ट्रांसपोर्ट विया ओशन एंड रिलीज ट्रैप्ड मीथेन फ्रॉम द परमाफ्रोस्ट। याद रखें इसी फ्रीज ग्लेशियर के नीचे ट्रैप मीथेन भी है जिसको हम परमाफ्रोस्ट कहते हैं। वो ऐसा प्रोसेस को ट्रिगर कर देगी जब वो मीथेन हीट करेगी जो इरिवर्सिबल होगा, तो क्लाइमेट फीडबैक लूप्स दोबारा ठीक नहीं हो सकेंगे। हमारा क्लाइमेट ऐसा तबाह होगा जो बाद में ठीक नहीं होगा क्योंकि बाकी परमाफ्रोस्ट भी अपनी मीथेन को रिलीज कर देंगे। इन आइस की लेयर से नीचे मीथेन ट्रैप्ड है, जैसे ही ये मेल्ट होंगे तो इधर से मीथेन भी निकलेगी। तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस से क्या होगा, मेलिंग ऑफ मैनी ग्लेशियर अराउंड द वर्ल्ड, मेलिंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट, राइजिंग ऑफ द सी लेवल्स, हीट वेव मोर फ्रीक्वेंट, कूल्ड स्पेड लेसनिंग, सर्दियां कम हो जाएंगी, चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, जो स्टॉर्म की इंटेंसिटी है वो ज्यादा शदीद हो जाएगी, ओशन का करंट भी शिफ्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मोर ड्राफ्ट इन सम एरियाज, कुछ जगहों पे ज्यादा खुशकदली होगी और कुछ जगहों पे इतना ज्यादा बारिशें हो जाएगी वहां पे फ्लडिंग हो जाएगी और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या लिथोस्फेयर ये मेंटल का पार्ट है? जस्टिफाई योर आंसर। नो, लिथोस्फेयर ये रिग्ड आउटर लेयर है, क्रस्ट प्लस आउटर मोस्ट मेंटल, 0 से लेके 100 किलोमीटर थिक है, और जो मेंटल है वो डीपर प्लास्टिक लेयर है जो 100 से 2900 किलोमीटर है, ये पार्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर है। आप देख सकते हैं कि लिथोस्फेयर हमारे ऊपर है और मेंटल उसके नीचे, इंटीरियर पार्ट को मेंटल कहते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं आप कि हमने बताया था कि लिथोस्फेयर 0 से 100 किलोमीटर थिक है, ये आउटर रिग लेयर है, ये हमारी आउटर रिग लेयर है जिसे कहते हैं लिथोस्फेयर, और यहाँ पे हमारी मेंटल डीपर प्लास्टिक लेयर है और ये उसके नीचे डीपर प्लास्टिक लेयर है, इसे हम कहते हैं मेंटल। की बाउंड्री देखते हैं, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल को। ये हमारा मेंटल है, यहाँ पे हमारी डिसकंटिन्यू है, ये सेपरेट कर देती है मेंटल को हमारे लिथोस्फेयर क्रस्ट से, क्योंकि ये थोड़ा नीचे जाके यहाँ पे मेल्ट भी हो सकती है, अर्थक्वेक भी ला सकते हैं। इस डायग्राम दे सकते हैं, ये ऊपर हमारे पास है लिथोस्फेयर, उसके नीचे एथिनोस्फेयर है पार्ट ऑफ मेंटल, उसके नीचे प्योर मेंटल है कंटिन्यूस ब्लो डाउन। तो ये पार्ट ऑफ मेंटल और अपर मेंटल के साथ जो ये वाली ऊपर और क्रस्ट है ये हमारे पास है लिथोस्फेयर। इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये मेंटल है, इसके ऊपर
नोस्फेयर है, उसके ऊपर जो हमारी लेयर है ये लिथोस्फेयर है। ये क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से मिलकर बनी हुई है और ये तकरीबन 0 से 100 किलोमीटर तक, जबकि मेंटल जो है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर डीप्स में है। तो एथिसोस्फेयर एक सॉफ्ट डटाइल मेंटल है, ये लिथोस्फेयर के नीचे पाई जाती है। आप यहाँ पे लिथोस्फेयर के नीचे इसको देख सकते हैं, एथिनोस्फेयर ये इसके नीचे पाई जाती है। तो लिथोस्फेयर में इंक्लूड होता है क्रस्ट और टॉप मेंटल बिहेविंग एज ब्रिटल प्लेट्स, ये ब्रिटल प्लेट की तरह बिहेव करते हैं। द मेंटल बिलो इज अ सेमी मोल्टन, इसके नीचे वाला मेंटल सेमी मोल्टन है और ये कन्वेक्ट स्लोली। और टेक्टोनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेयर की कोई हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं वो फ्लोट करती हैं ऑन द एथिनोस्फेयर बट आर केमिकली डिस्टेंट फ्रॉम द डीपर मेंटल, लेकिन डीपर मेंटल से इनकी केमिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है। यानी लिथोस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन, एथिनोस्फेयर की केमिकल कंपोजिशन और मेंटल की केमिकल कंपोजिशन ये डिफरेंट होती हैं। और जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स आती हैं जिनसे अर्थक्वेक आता है, जो क्रस्ट में मौजूद होती हैं, वो लिथोस्फेयर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर। 4 कंपोनेंट देखते हैं बायोस्फेयर के। इसमें है हमारा एक एटमॉस्फेयर, यहाँ पे दिया हुआ एटमॉस्फेयर जिसमें गैसेज आ जाती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। दूसरी हमारी है लिथोस्फेयर, जो क्वेश्चन नंबर 7 में देख के आए हैं हम। लिथोस्फेयर जिसमें अर्थ की क्रस्ट शामिल होती है। ये सॉइल और रॉक प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। फिर उसके बाद है हाइड्रोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर दे सकते हैं, ओशन पानी। हाइड्रो मैंने होता है पानी, पानी का स्फेयर। इसमें आ जाएगा ओशन, लेक्स फॉर लाइफ प्रोसेस। और लास्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब ये इंटरेक्ट करते हैं विद एबायोटिक कंपोनेंट। ये हमारा लास्ट लेयर कह सकते हैं आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म। शुरू में देते हैं बायोस्फीयर इज द इंटीग्रेटेड सिस्टम विद लाइफ एग्जिस्ट्स, जहाँ ये वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पे लाइफ मौजूद है, स्पैनिंग एयर, लैंड एंड वाटर। दीज कंपोनेंट साइकिल मैटर्स कार्बन विया फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी एज सस्टेनेबल इकोलॉजिकल बैलेंस। तो बायोस्फीयर के देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 4 हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं बायोस्फीयर के। यहाँ भी बायोस्फीयर कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक लिथोस्फेयर लैंड। लैंड को यहाँ क्रायोस्फीयर कह दिया है। तो लिथोस्फेयर है सॉलिड अर्थ, हाइड्रोस्फेयर है ऑल वाटर फाउंड ऑन अंडर या ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर एटमॉस्फेयर जो गैसेज हैं सराउंड कर रही हैं अर्थ को। फिर बायोस्फीयर का चौथा कंपोनेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लाइफ ऑन अर्थ। शॉर्ट क्वेश्चन 9 है, व्हाई इज द स्ट्रेटोस्फेयर कॉल्ड एज अ काम एंड स्टेबल लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को काम और स्टेबल लेयर क्यों कहते हैं? इसे स्टेबिलिटी मैकेनिज्म देते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन, वार्मर विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर से निकले गैसेज स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो आस्ते आस्ते टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर वार्म एज वी गो हायर, और ये बाउंड्री है बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के दरमियान। अब यहाँ पे टेम्परेचर हाई क्यों होता है? देखिए ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ओजोन को तोड़ती है, तो ये O2+O बनाती है, साथ में हीट रिलीज करती है। इस हीट की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। सेकंड है ओजोन अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट, वहाँ पे ओजोन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, वो हीट करती है स्ट्रेटोस्फेयर को। तो पहले टेम्परेचर -60 के करीब करीब था, अब वो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो तकरीबन -60 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है एट 50 किलोमीटर। तो यहाँ देखें 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर पे टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच गया। यहाँ भी देख सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर तकरीबन 0 के करीब करीब पहुंच गया। फिर हमारा वार्म ओवर कूल एयर सप्रेस कर देती है कन्वेक्शन और मिनिमम कर देती है टर्बुलेंस को। और वेदर एब्सेंट, नो क्लाउड, इसमें कोई क्लाउड नहीं है एक्सेप्ट पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड या स्टॉर्म या पेरिसिपिटेशन। बारिश वगैरह भी नहीं होती, स्टॉर्म नहीं आते, यहाँ पे कोई बादल वगैरह भी नहीं है। द स्ट्रेटोस्फेयर इन्वर्टेड टेम्परेचर प्रोफाइल, जैसे हमने देखा ये इन्वर्टेड उल्टी टेम्परेचर प्रोफाइल है, ठीक है ना। क्रिएट अ डेंस बैरियर दैट प्रिवेंट वर्टिकल मिक्सिंग। एयरक्राफ्ट फ्लाई हेयर फॉर स्मूथ राइडर, एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे कभी कभी फ्लाई करते हैं या स्ट्रेटोस्फेयर में ताकि स्मूथ राइड हो, कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब ना करे। प्लूटेंट्स एग्जाम्पल है वोल्केनो ऐश। एयरक्राफ्ट यहाँ पे स्मूथ राइड और प्लूटेन से बचने के लिए ऐड करते हैं। लिंगर फॉर ईयर ड्यू टू स्टैग्नेशन। अब हम करेंगे कंप्रहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन वन है, डिस्क्राइब करें अर्थ क्लाइमेट सिस्टम एज अ कम्प्लेक्स सिस्टम हैविंग 5 इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट में से 4 कंपोनेंट हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, काइंडली आप ये जरूर देखिएगा। पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर। ये गैसियस का एनवेलप है अर्थ के इर्द गिर्द, इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% हमारी ऑक्सीजन है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये रेगुलेट करती हैं टेम्परेचर विया हीट ट्रैपिंग और रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं मॉइस्चर को थ्रू वेदर सिस्टम्स। हाइड्रोस्फीयर में हम पढ़ चुके हैं कि ऑल लिक्विड वाटर ऑन अर्थ, जिसमें ओशन, लेक्स, रिवर, ग्राउंड वाटर, ओशन ने 71% अर्थ की सरफेस को कवर किया हुआ है और तकरीबन 97% अर्थ का वाटर अपने अंदर स्टोर किया है, एक्टिंग एज अ मैसिव हीट सिंक
दैट मॉडरेट द ग्लोबल टेम्परेचर। ये बहुत बड़ा हीट सिंक है जिसने पूरी दुनिया के टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखा हुआ है। फिर है हमारा क्रियोस्फेयर, फ्रोजन वाटर कंपोनेंट्स जैसे आइस शीट हैं, ग्लेशियर हैं, सी आइस हैं, परमाफ्रोस्ट हैं। इट रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन जिसे हम एल्बीडो इफेक्ट कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर को भी हम क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं और एल्बीडो इफेक्ट को हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। काइंडली जरूर देख लीजिएगा। एंड इन्फ्लुएंस सी लेवल, पोलर आइस होल्ड करती है 69% ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर। जमीन का तकरीबन 69% जो फ्रेश वाटर है वो पोलर आइस ने होल्ड करके है। फिर है लिथोस्फेयर, अर्थ सॉलिड आउटर लेयर जिसे कहते हैं क्रस्ट या अपर मेंटल, इसी को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर सबकी अर्थ की आउटर लेयर जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, करनी देख लीजिएगा। तो टोपोग्राफी, माउंटेन्स हैं, इसमें प्लेन है, डायरेक्ट विंड पैटर्न है, ओशन के करंट हैं। इसके अलावा हमारे पास वैल्केनो एक्टिविटीज रिलीज CO2 एंड एरोसोल्स। फिर हमारे पास बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो सब शामिल हैं। इट ड्राइव कार्बन साइकिलिंग, फॉरेस्ट अब्जॉर्ब CO2 वाइल फोटोसिंथेसिस, वाइल डीकम्पोजिशन में दोबारा ये रिलीज हो जाते हैं। इंटरेक्शन एंड फीडबैक लूप्स देखते हैं। एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर की इंटरेक्शन, एवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन इंक्रीज करता है एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा वेपोरेशन होगी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी, उतने ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगी, उतनी ज्यादा बारिशें प्रेसिपिटेशन होगी। फिर क्रायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की इंटरेक्शन देखते हैं। मेल्टिंग आइस रिड्यूस कर देगा एल्बीडो इफेक्ट, कॉजिंग मोर हीट अब्जॉर्प्शन, और उससे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, फर्दर वार्मिंग होगी जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ज्यादा आइस मेल्ट होगी, ज्यादा हीट अब्जॉर्ब होगी तो और ज्यादा चीजें गर्म हो जाएंगी। फिर बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर देखते हैं। प्लांट रूट स्टेबलाइज सॉइल, रिड्यूसिंग ओरिजिन, वेदरिंग ऑफ द रॉक सप्लाई न्यूट्रन टू द इकोसिस्टम। प्लांट सॉइल ओरिजिन को रोकते हैं और वेदरिंग जो होती है रॉक्स वो न्यूट्रन प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम को। एग्जांपल डिफोरेस्टेशन, बायोस्फीयर रिड्यूस CO2 अब्जॉर्प्शन। अगर जंगलात काट देंगे तो CO2 की अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। वार्म एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ज्यादा ग्लेशियर को मेल्ट करेगा जिसे हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। राइज हो जाएंगे सी लेवल, फ्लड आ जाएंगे तमाम सी के साथ जो सिटीज हैं कोस्टल रीजन में। इट मीन्स वो तमाम का तमाम जो कोस्टल रीजन है वो हाइड्रोस्फीयर में तब्दील हो जाएगा। तो अर्थ क्लाइमेट फंक्शन लाइक अ मशीन विद इंटरकनेक्टेड गेयर्स। एनर्जी फ्रॉम द सन ड्राइव इंटरेक्शन बिटवीन दीज कंपोनेंट। जो सन से एनर्जी लेते हैं वो इन कंपोनेंट को ड्राइव करती है, क्रिएटिंग फीडबैक लूप जो स्टेबलाइज करती है या डीस्टेबलाइज कर देती है हमारे सिस्टम को। फॉर इंस्टेंस ओशन करंट जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू पोल, वो ट्रॉपिक से पोल को हीट डिस्ट्रीब्यूट करता है। वाइल फाइटोप्लैंक्टन बायोस्फीयर अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, इनडायरेक्टली कूलिंग द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्ब, ह्यूमन ने डिस्टर्ब कर दिया फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करके इस साइकिल को। कैन टिप दिस बैलेंस, ट्रिगरिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट लाइक एक्सेलरेटेड द आइस मेल्ट और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को इंसानों ने ट्रिगर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज क्लाइमेट इनर्शिया, एक्सप्लेन। डेफिनेशन है क्लाइमेट इनर्शिया इज द डिले रिस्पॉन्स ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम to change in its external forcing. Example है greenhouse gases emission resulting from the slow adjustment time scale of key components. Key drivers of inertia देख लेते हैं। Ocean thermal lags. Ocean have high heat capacity 4184 joule per kg Kelvin, absorbing तकरीबन more than 90% of excess heat. Full ocean warming takes centuries. तमाम excess heat का तकरीबन 90% ज्यादा ये absorb कर लेते हैं और पूरे ओशन को गर्म होने के लिए कई सेंचुरीज लग जाएंगी। Example, even if CO2 emissions stop today, ocean would continue warming for decades. अगर CO2 emission आज हम बंद भी कर दें तब भी ओशन हमारे कई दहाइयों तक गर्म होते रहेंगे। Ice sheet response. Ice sheet melt slowly due to insulation and latent heat effect. डाटा दे देते हैं। Greenland ice loss may take millennia to stabilize and contribute to long-term sea level rise. Greenland की आइस है वो मेल्ट होगी और एक आहिस्ता आहिस्ता और लॉन्ग टर्म सी लेवल राइज के इफेक्ट डालेगी। फिर है कार्बन साइकिल डिलेज। थर्ड पॉइंट है कार्बन साइकिल डिलेज। जो एक्सेस कार्बन है जो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ चुके हैं ये तकरीबन 100 से 1000 साल तक कुदरती तौर पे सिंक होगी ये ओशन और फॉरेस्ट में, तो ये अब्जॉर्ब होगी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। इसके बाद डिले वार्मिंग का हम ये फार्मूला भी देख सकते हैं कि डेल्टा टी डेल्टा एफ फॉर लैम्डा 1 माइनस ई की पावर टी ओवर आर है। इसमें डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर चेंज है, डेल्टा एफ हमारे पास रेडियोएक्टिव फोर्सिंग है, लैम्डा क्लाइमेट सेंसिटिविटी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और गैमा टी ये टाइम कांस्टेंट है। ओशन के लिए 100 से 10 ईयर्स तक हो सकता है। क्लाइमेट इनर्शिया एक्ट लाइक अ स्लीपिंग जॉइंट। करंट एमिशन commit अर्थ टू फ्यूचर वार्निंग इवन आफ्टर एमिशन सीज। एमिशन को हम सीज भी कर दें तब ये स्लीपिंग जॉइंट की तरह करेगा, और जो हमने अब एमिशन की है ये फ्यूचर में
वार्मिंग करेंगे। दिस डिले कॉम्प्लिकेट्स क्लाइमेट मिटिगेशन। पॉलिसीज मस्ट काउंट फॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये डिले कॉम्प्लिकेट होगा, इससे बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएंगे। फॉर इंस्टेंस टुडे CO2 लेवल 420 ppm will cause further ice melt and sea level rise for centuries। आज जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है 420 ppm, ये कई सेंचुरी तक पोलर आइस को मेल्ट करता रहेगा और सी लेवल को राइज करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ ग्लोबल क्लाइमेट इज डिटरमाइंड बाय एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सन। तो एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस देखते हैं। सोलर इनपुट, सन अमिट करता है शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन, पीक इंटेंसिटी होगी इसकी 550 नैनोमीटर। अर्थ रिसीव करता है 1361 वॉट पर मीटर स्क्वायर एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड एवरेज होती है वो 340 वॉट पर मीटर स्क्वायर है ग्लोबली। लेकिन इसमें एल्बिडो रिफ्लेक्शन भी होती है, जिसमें 30% यानी कि 102 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक बाय द क्लाउड्स, और 20% रिफ्लेक्ट कर देते हैं आइस, रिफ्लेक्ट करते हैं 5%, क्लाउड रिफ्लेक्ट करते हैं 20%, आइस रिफ्लेक्ट करते हैं 5%, और बाकी ओशन और लैंड रिफ्लेक्ट करते हैं 5%। टोटल रिफ्लेक्शन 30% हो जाती है 102 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब्जॉर्प्शन देखते हैं, 70% अब्जॉर्ब होती है यानी कि 238 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज अब्जॉर्ब, 90% बाय द एटमॉस्फेयर, जिसमें ओजोन शामिल है, क्लाउड शामिल है, और 55% अब्जॉर्ब करती है हमारी सरफेस। फिर री रेडिएशन, अर्थ अमिट करती है लॉन्ग वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रा रेडिएशन का तकरीबन 96% अब्जॉर्ब कर लेती हैं ऑफ द सरफेस इमिटेड इंफ्रा रेडिएशन, और री रेडिएट कर देती हैं बैक टू द अर्थ, जिससे हमारी सरफेस वार्म हो जाती है। जैसे यहाँ देख देते हैं, सन की रेडिएशन ने अर्थ को अब्जॉर्ब किया तो इंफ्रारेड रेडिएशन जब री रेडिएट होती है तो ग्रीन हाउस गैसेज इसको अब्जॉर्ब करके वापस अर्थ पे भेज देते हैं, जिससे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसका एनर्जी बैलेंस देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम इनकमिंग सोलर इज इक्वल टू आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकमिंग सोलर वेव होगी इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव सोलर वेव की कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लस आउटगोइंग लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन। लैटिट्यूडल इम्बैलेंस, इक्वेटर रिसीव करते हैं मोर डायरेक्ट सनलाइट, हाई इंसुलेशन, एयर वार्म होती है, कॉज करती है कन्वेक्शन एंड रेनफॉल। पोल रिसीव करते हैं एब्लिग्यू सनलाइट यानी कि सो इंसुलेशन, जिससे कूल पैदा होता है, डेंस एयर सिंक करती है और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। रिजल्ट, टेम्परेचर ग्रेडियंट ड्राइव करता है विंड्स को एंड ओशन करंट को टू रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट। और ये अनइवन हीटिंग का टॉपिक हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं। काइंडली आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को जरूर देखिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। इसका आंसर आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिख सकते हैं। सोलर इंजीनियरिंग पावर अर्थ क्लाइमेट इंजन, अनइवन हीटिंग क्रिएट प्रेशर डिफरेंस, जनरेट करती है एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन जैसे हेडले या फेरल सेल, एंड ओशन करंट दैट ट्रांसपोर्ट हीट पोलवर्ड। ग्रीन हाउस गैसेज रेगुलेट करती हैं आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन को और मेंटेन करती हैं हैबिटेटल एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंजिंग इन द सोलर आउटपुट और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि अगर हम इंक्रीज करते हैं CO2 के लेवल को तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं बैलेंस को, और जिसे हम कॉज कर रहे हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस करें अर्थ एनर्जी बजट इन डिटेल। तो ग्लोबल एनर्जी बजट देखते हैं। एवरेज ओवर 100 यूनिट इज इक्वल टू 340 वाट पर मीटर स्क्वायर, हमने एवरेज ले लिया है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रही है 100 यूनिट्स, रिफ्लेक्ट हो रही है 30 यूनिट, जिसमें एटमॉस्फेयर 6 यूनिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, एरोसोल या एयर मॉलिक्यूल की क्लाउड 20 यूनिट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सरफेस 4 यूनिट रिफ्लेक्ट कर रही है आइस और स्नो से। तो अब्जॉर्ब कर रहा है बाकी 70%, 70 यूनिट्स। 100 यूनिट्स आ रही थी, 30 हमने रिफ्लेक्ट कर दी और अब्जॉर्ब की 70 यूनिट, जिसमें एटमॉस्फेयर या क्लाउड ने 19 यूनिट अब्जॉर्ब की और अर्थ की सरफेस ने 51 यूनिट अब्जॉर्ब की। तो ये हमने इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड और अब्जॉर्ब की एनर्जी बजट बनाया। अब आउटगोइंग एनर्जी बजट देखते हैं कि आउटगोइंग है हमारे पास 70 यूनिट्स, सरफेस एमिशन इसमें से होगी 117 यूनिट्स, अब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर है 96 यूनिट जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट टू स्केप 21 यूनिट्स हैं, थ्रू एटमॉस्फेयर विंडो के वो स्केप हो गए हैं। एटमॉस्फेयर एमिशन देखें 70 यूनिट है, टू स्केप 64 यूनिट्स, बैक टू द सरफेस लेकिन 106 यूनिट बैक टू द सरफेस है। काउंटर रेडिएशन ये क्रूशियल फॉर वार्मिंग। नॉन रेडियो एक्टिव फ्लक्सेस देखते हैं, लेटेंट हीट 23 यूनिट्स, एवेपोरेशन ट्रांसफर हीट फ्रॉम सरफेस टू एटमॉस्फेयर, और फिर है सेंसिबल हीट जिसको हमने दी है 7 यूनिट, डायरेक्ट कंडक्शन फ्रॉम द वार्म सरफेस टू एयर। तो बैलेंस रेशियो होगी कि अब्जॉर्ब और एमिटेड दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए।
करंट इनबैलेंस, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ऐड कर दे थ्रू 2.3 वाट पर मीटर स्क्वायर, फोर्सिंग क्रिएटिंग अ 0.6 वाट पर मीटर स्क्वायर इम्बैलेंस। अगर ह्यूमन एक्टिविटी इतने वाट पर मीटर स्क्वायर ऐड कर दे तो इसका मतलब है वो क्रिएट कर रहा है इनबैलेंस, कितना 0.6 वाट पर मीटर स्क्वायर इन नासा। एनर्जी बजट क्वांटिफाई हाउ सोलर एनर्जी फ्लो थ्रू अर्थ systems. Short wave radiated heat the surface, and while long wave emission cool it. Greenhouse gases delay long wave escape, creating a blanket effect and disruption increase CO2, reducing outgoing long wavelength wave, causing heat accumulation, global warming. Question 5 है, explain करें how energy imbalance between the poles and the equator कैन अफेक्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। काइंडली इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, उसमें हमने इस चीज़ों को बहुत तफसील से एक्सप्लेन किया है, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे और ये आंसर आप इसकी डिटेल में भी लिख सकते हैं। इन बैलेंस देखते हैं, इक्वेटर तकरीबन 2.4 टाइम्स ज़्यादा सोलर एनर्जी पर मीटर स्क्वायर रिसीव करता है एज कम्पेयर टू पोल ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। अर्थ के कर्वेचर से बहुत ज़्यादा 2.4 टाइम ज़्यादा हीट रिसीव करता है। अब एटमॉस्फेरिक रिस्पॉन्स देखते हैं, हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन, वार्म इक्वेटोरियल एयर राइज होती है, लो प्रेशर होता है और हैवी रेनफॉल होती है जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। तो कूल पोलर एयर सिंक करती है, हाई प्रेशर होता है और ड्राई कंडीशन पैदा होती है जैसे कि एंटार्क्टिका। 3 सेट सर्कुलेशन, ये हार्डली सेल, फॉरेस्ट सेल और पोलर सेल, ये तीनों हम शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं, काइंडली वो देख लीजिएगा। इक्वेटोरियल एयर राइज फ्लो paleward at high altitude and cool and sink at 30 degree latitude, desert like Sahara. Fairer cell 30 to 60 degree, driven by eddies, surface air move paleward as westerlies. और polar cell 30 से 90 डिग्री है, cool air sink करती है at poles पे, flow equatorward at polar easterlies. फिर wind pattern है, trade winds easterlies from 0 to 30 degree driven by Hadley cell, और westerlies prevailing wind from 30 to 60 degree, example North Atlantic storms. फार्मूला इसका होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एफ पी इज इक्वल टू -1 ओवर सिग्मा डेल्टा पार्शल पी ओवर पार्शल एस या डेल्टा पी ओवर डेल्टा एस, जिसमें एफ पी हमारे पास इंडिकेट करता है विंड फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। इक्वेटर पोल टेम्परेचर ग्रेडियंट पावर करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को, जैसे हम डायग्राम में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सप्लेन करके आए हैं, ये देखिएगा। विदाउट इट ट्रॉपिक्स वुड बी 14 डिग्री हॉटर एंड पोल्स 25 डिग्री कूलर। इसी विंड्स पैटर्न की वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, अदरवाइज हमारे जो ट्रॉपिक हैं वो 14 डिग्री ज़्यादा हॉट हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और जो पोल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा कूल हो क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पड़ नहीं रही या पड़ भी रही है तो डिफ्लेक्शन होके डिफरेंट कम एंगल पे लेस देन 90 डिग्री पे पड़ रही है। कोरलिस फोर्सेस डिफ्लेक्ट करती हैं विंड्स को, क्रिएट करती हैं सेल दैट ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर, और क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाई करता है द ग्रेडियंट बाय द वार्मिंग द आर्टिक फास्टर, पोटेंशियली इंटेंसिफाई स्टॉर्म। Comprehensive question number 6. Explain that due to the conservation of angular momentum, the Earth rotation diverts the air to the right in the northern hemisphere. कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एयर डिवर्ट हो जाती है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की तरफ, एंड टू द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, thus forming distant atmospheric cells. इस इफेक्ट को हम कहते हैं कोरिलियस इफेक्ट। कोरिलियस इफेक्ट विच इज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं। काज मूविंग पार्टिकल सच एज एयर, जिससे पार्टिकल मूव करते हैं जैसे कि एयर, टू बी डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर, और साउथर्न हेमिस्फेयर के लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो कोरिलियस इफेक्ट किस वजह से होते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के राइट में और लेफ्ट इन साउथर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और कंजर्वेशन प्रिंसिपल में एयर मूविंग पेलवर्ड, जिसमें रेडियस जब डिक्रीज होता है तो स्पिन हो जाती है फास्टर, तो मस्ट स्पिन फास्टर, तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। यानी कि जब रेडियस डिक्रीज होगा तो ओमेगा हमारा इंक्रीज होगा ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। तो रिजल्ट क्या होता है? डिफ्लेक्शन रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस। हेमिस्फेयर का डिफरेंस देखते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर पेलवर्ड मूविंग एयर डिफ्लेक्ट राइट, जिसे NE नॉर्थर्न ई ट्रेड विंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूरिकेन स्पिन काउंटर क्लॉकवाइज। और साउथर्न हेमिस्फेयर पेलवर्ड मूविंग एयर डिफ्लेक्ट लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं SC ट्रेड विंड्स। एग्जाम्पल है साइक्लोन स्पिन क्लॉकवाइज। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की एग्जांपल थी कि ह्यूरिकेन स्पिन करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये देखें ह्यूरिकेन स्पिन कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज।
और साउथर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन स्पिन करेंगे क्लॉकवाइज। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। ये देखें, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में हरिकेन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं और साउथर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। यहाँ पे भी हरिकेन डायग्राम देख सकते हैं। तो कोरिलेस इफेक्ट कॉज द हरिकेन टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखिए, इंपैक्ट ऑन सेल्स। कोरिलेस फोर्स प्रिवेंट डायरेक्ट इक्वेटर टू पोल फ्लो। ये डायरेक्ट इक्वेटर टू पोल फ्लो को प्रिवेंट करती है। स्प्लिटिंग करती है सर्कुलेशन इनटू 3 सेल पर हेमिस्फेयर। ये स्प्लिट कर देती है सर्कुलेशन को 3 सेल में। सबसे पहले है हैडली सेल जो 0 से 30 डिग्री तक डिफ्लेक्टिंग ईस्टरलाइज बनाती है, हैडली सेल्स। अब ये देख सकते हैं पोलर ईस्टरलाइज, पोलर ईस्टरलाइज। इनके साथ नीचे होती हैं 30 से 60 डिग्री तक वास्टरलाइज और 0 से 30 डिग्री तक रहते हैं ट्रेड विंड्स और 60 से 90 तक होते हैं पोलर ईस्टर। तो 60 से 90 तक है हमारे पोलर सेल्स, पोलर ईस्टर, और 0 से 30 तक रहते हैं हैडली सेल। ये देख सकते हैं 0 से लेके 30 तक ये कहलाते हैं हैडली सेल। और हैडली रेस में जो हवाएं चलती हैं उसे कहते हैं ट्रेड विंड्स। फिर है 30 से 60 डिग्री तक, इसे कहते हैं डिफ्लेक्टिव वेस्टरलाइज। 30 से लेके 60 तक ये वेस्टरलाइज हैं। यहाँ भी 30 से 60 तक ये देखें वेस्टरलाइज हैं। हैडली सेल में हमारे नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड की विंड चलती हैं, लेकिन वेस्टरलाइज में हमारे पास वेस्टरलाइज की जो विंड्स हैं वो चलती हैं। और लास्ट में हमारा 30 से 90 डिग्री तक डिफ्लेक्टिव ईस्टरलाइज। तो 60 से 90 डिग्री तक ये पोलर सेल जो हैं इनमें विंड जो चलती है इसे कहते हैं पोलर ईस्टरलाइज। ये 60 से 90 तक जो होती है विंड इसे कहते हैं पोलर ईस्टरलाइज। तो 0 से 30 तक ट्रेड विंड जिसको हम हैडली सेल कहते हैं, 30 से 60 तक वाटरलाइज और 60 से फिर 90 तक ईस्टरलाइज, पोलर ईस्टरलाइज। हैडली सेल 2, इसमें NE नॉर्थर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड, फिर साउथर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, फिर हमारे हैं फेरल सेल, इसमें चलती हैं वेस्टरलाइज। इस सेल्स को का नाम, एक्चुअल नाम हमारी बुक के मुताबिक है फेरल सेल्स। और फिर 60 से 90 डिग्री तक ही होते हैं पोस्टर ईस्टरलाइज जो पोलर सेल में आते हैं। इसका फार्मूला है कॉलिस फोर्सेस का -2m और एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा मल्टीप्लाई वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें FC ये परपेंडिकुलर होता है विंड डायरेक्शन के। अर्थ रोटेशन क्रिएट एन एपरेंट फोर्स। अर्थ की रोटेशन एक एपरेंट फोर्स क्रिएट करती है जो कर्व विंड पाथ बनाती है। दिस डिफ्लेक्शन ऑर्गेनाइज करती है ग्लोबल विंड्स को इनटू प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स, जिसमें ट्रेड विंड अनेबल सेलिंग रूट्स, जिसमें ट्रेड विंड है ये शिप के सेलिंग रूट्स को अनेबल करते हैं। विदाउट कोरिलियस एटमॉस्फेयर सेल वुड कोलैप्स इनटू अ सिंगल इक्वेटर पोल सेल। और बगैर कोरिलियस के हमारे एटमॉस्फेयर सेल हो जाएंगे, वो कोलैप्स होकर सिंगल इक्वेटर पोल सेल बन जाएंगे। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस करें हाउ डिफरेंसेस इन डेंसिटी ऑफ ओशन। जो डेंसिटी ऑफ ओशन का जो डिफरेंस है वो कैसे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओशन की सर्कुलेशन में। अब डेंसिटी को स्टडी करते हैं। टेम्परेचर हमारा पहला है कूल वाटर। तो कूल वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर हम पानी लें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन वही अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी लें तो यहाँ पे उसकी डेंसिटी हो जाएगी 997 kg पर मीटर क्यूब। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। सेकंड मेन फैक्टर होता है सैलिनिटी। सैलिनिटी ज्यादा सॉल्ट वाटर, जितना पानी में समुद्र के पानी में नमक ज्यादा होगा उतनी ही वो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे सी वाटर में अगर एवरेज 35 ppt भी सॉल्ट रेशो हो तो इसकी डेंसिटी हो जाती है 1025 kg पर मीटर क्यूब। 35 ppt डेंसिटी होने से 1025 kg पर मीटर क्यूब ये हमारी सी वाटर की डेंसिटी है। तो सी वाटर की हमारी डेंसिटी हमें ये दी गई है। डेंसिटी ड्रिवन सर्कुलेशन देखते हैं। सिंकिंग कूल्ड एंड सॉल्टी वाटर, जो ठंडा और नमकीन पानी है हमारे ओशन का, जो पोल्स पे वो सिंक वो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बुक की डायग्राम में, डेंस कूल और सॉल्ट वाटर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा जो कूल वाटर होता है वो नीचे की तरफ सिंक कर जाता है अगर वो पोल से आई से भी आ रहा हो तो। जैसे एंटार्क्टिक बॉटम वाटर वेरी कूल्ड, ये साउथ एंटार्क्टिका से फ्लो करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमारा डेंस कूल्ड सलाइन वाटर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा। तो डीप करंट, डेंस वाटर फ्लो अलोंग द ओशन बेसन, जो बहुत डेंस वाटर है ओशन बेसन के अलोंग फ्लो करेगा। ये डेंस वाटर जो है ये ओशन के बेसन पे अलोंग फ्लो करेगा। यहाँ पे देखते हैं अंटार्कटिका थर्मोहाइलाइन करंट, कूल्ड एंड सॉल्टी वाटर वेरी डेंस, ये ओशन के बॉटम में फ्लो करता है। और अप वेलिंग, डी वाटर राइज इन ट्रॉपिक्स वार्मिंग एंड बिकम लेस डेंस। और डी वाटर है ये ऊपर की तरफ होगा, वार्म होगा, लेस डेंस होगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर जाके वार्म होगा तो ये देखिए वार्म वाटर मूव पोल वर्ड, ये दोबारा पोल की तरफ ऐसे मूव करेगा तो ये हमारा एक ऐसा करंट बन जाएगा। ये करंट हमारा यहाँ से गया और यहाँ से करंट हमारा वापस होगा, ये वार्म होकर ऊपर चला जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेडिटेरियन आउटफ्लो इज सॉल्टियर डेंसर देन अटलांटिक वाटर सिंकिंग टू द 100
1000 मीटर डेप्थ मेटेरियल आउटफ्लो जो है सॉल्टियर है, डेंसर है देन एटलांटिक वाटर से, और सिंक करेगा तकरीबन उसे 1000 मीटर ज्यादा डेप्थ में। ये देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर और अंटार्कटिक बॉटम डीप वाटर। तो मेडिटेरियन आउटफ्लो जो होगा वो ज्यादा डिप होगा एज कम्पेयर टू अटलांटिक वाटर। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अटलांटिक से मेडिटेरियन वाटर ज्यादा नीचे है। इसकी डेंसिटी फ्लो निकालने के लिए हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स का फिलहाल ये ऐसा नहीं है। तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट वर्टिकल ओशन मिक्सिंग। NADW formation derive the goal conveyor belt, redistributing heat and nutrients over centuries। तो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वर्टिकल ओशन मिक्सिंग को, और ये ड्राइव कर रहा है ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया की हीट को और न्यूट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कई सदियों से। मेल्टिंग आइस डाइल्यूट द पोलर सी वाटर। जब आइस मेल्ट होती है तो पोलर सी वाटर को वो डाइल्यूट कर देती है, उसकी डेंसिटी रिड्यूस कर देती है और पोटेंशियली सर्कुलेशन हमारी स्लो हो जाती है। कंप्रेसिव क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द पोलर रीजन। कि थर्मोहलाइन सर्कुलेशन कैसे हीट को ट्रांसफर करती है ट्रॉपिक से लेके पोलर रीजन की तरफ। इस चीज को भी इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें थर्मोहलाइन करंट और थर्मोहलाइन करंट बताया गया है कि कैसे थर्मोहलाइन की डेंसिटी स्टारिफिकेशन एंड सर्कुलेशन होती है इन द वर्ल्ड ओशन। इनको हम ये भी कहते हैं थर्मोहलाइन कन्वेयर बेल्ट, जिसमें पोलर सिंकिंग कूल और सॉल्टी वाटर सिंक होता है इन नॉर्थ अटलांटिक, जिसे ग्रीनलैंड सी कहते हैं या अंटार्कटिक वेडल सी कहते हैं। इसमें कूल ठंडा और सॉल्टी वाटर अंटार्कटिक सिंक हो जाता है, डूब जाता है तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर डेप्थ में, और इनकी डेंसिटी तकरीबन होती है 1028 kg पर मीटर क्यूब। ये देखें अटलांटिक ग्रीनलैंड थर्मोहलाइन करंट है, यहाँ पे तमाम पोलर आइस और यहाँ अंटार्कटिका के पोलर आइस मेल्ट होती हैं और ये नीचे की तरफ, दोनों ये नीचे की तरफ मूव करती हैं और सिंक हो जाती हैं। फिर डीप ओशन फ्लो NADW फ्लो साउथ टू अंटार्कटिका। तो नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर फ्लो करता है साउथ से अंटार्कटिका की तरफ। ये नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर ये साउथ से अटलांटिक की तरफ मूव करता है और ज्वाइन कर देता है अंटार्कटिक बॉटम वाटर को, जिसे कहते हैं AABW। फिर स्प्रेड होता है टू इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, फिर ये फैल जाता है इंडियन और पैसिफिक ओशन में। फिर अपवेलिंग डीप वाटर राइज होता है नॉर्थ पैसिफिक इंडियन ओशन में, यही डीप वाटर राइज होता है नॉर्थ पैसिफिक इंडियन ओशन में और ड्रिवन बाय विंड्स एंड टर्बुलेंस। फिर सरफेस रिटर्न, वार्म वाटर फ्लो बैक विया सरफेस करंट, वार्म वाटर सरफेस करंट की वजह से वापस आ जाता है, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम रिलीज करता है हीट टू एटमॉस्फेयर और वार्म कर देता है यूरोप को। आप इस डायग्राम से भी थर्मोहलाइन सर्कुलेशन देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कैसे जाता है वो, जिसमें रेड कलर हमारे वार्म वाटर को शो कर रहा है और ब्लू कलर हमारे कूल वाटर को शो कर रहा है। साउथर्न ओशन से कूल वाटर आया, पैसिफिक ओशन में गया, श्वालो वार्म करंट पैदा हुआ, वहां से इंडियन ओशन का करंट इसमें ज्वाइन हुआ, वहां से ये हीट रिलीज करके ये वाला करंट भी इसमें ज्वाइन होके ये अटलांटिक ओशन को के पास गया, फिर हीट यहाँ पे रिलीज की टू एयर और यहाँ पे हमारे हीट रिलीज की टू एयर, तो दोबारा ये कूल होके अटलांटिक ओशन से होता हुआ अंडरग्राउंड वापस आ जाएगा तो साउथर्न ओशन। अगर हीट ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो गल्फ स्ट्रीम ये कैरी करती है 1.3 पीटावाट ऑफ हीट और वार्म करती है नॉर्थर्न वेस्टर्न यूरोप को तकरीबन 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर देती है। ग्लोबल थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ये मूव करती है तकरीबन 20 गुना 20 टाइम मोर वाटर देन ऑल रिवर कंबाइन। दुनिया के जितने भी रिवर्स हैं उनका कंबाइन फ्लो भी से इनका फ्लो ग्लोबल थर्मोहलाइन के सर्कुलेशन फ्लो 20 गुना ज्यादा होता है। तो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन एक्ट एज अ प्लैनेटरी हीट पंप। ये थर्मोहलाइन सर्कुलेशन ये प्लैनेटरी हीट पंप का काम कर रहा होता है। वार्म सरफेस करंट ट्रांसफर ट्रॉपिकल हीट पोलवर्ड। तो जो वार्म सरफेस करंट है, जो गर्म पानी का करंट है, वो हीट को ट्रांसफर करता है पोल की तरफ, वहां पे वो हीट रिलीज होती है जिससे पोलर का क्लाइमेट भी मॉडरेट हो जाता है। डिसरप्टिंग एग्जांपल फ्रॉम ग्रीनलैंड मेल्ट कुड ट्रिगर रीजनल कूलिंग डिस्पाइट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सारे करंट को दिन ब दिन डिस्टर्ब कर रही है। डिस्ट्रप्शन एग्जांपल फ्रॉम ग्रीनलैंड अगर मेल्ट हो रहा है, ये ट्रिगर कर रही है रीजनल कूलिंग को, और ग्रीनलैंड की मेल्टिंग रीजनल कूलिंग को ट्रिगर कर रही है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्लोबल वार्मिंग आइस मेल्ट होके ओशन के लेवल को इंक्रीज करती है और वर्ल्ड करंट को डिस्टर्ब करती है, लेकिन ये मेल्टिंग हमारी क्लाइमेट्स और करंट्स को डिस्टर्ब नहीं करती। क्वेश्चन 9 है, शो दैट क्लाइमेट साइंस इज अ चॉटिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट।
चॉइस 3 इन क्लाइमेट देखते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट क्या चीज है। स्मॉल चेंजिंग इन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग की जाए, एग्जांपल है बटरफ्लाई फ्लैपिंग विंग्स, एम्पलीफाई थॉट फीडबैक लूप्स टू आल्टर लॉन्ग टर्म आउटकम्स। तो इनिशियल कंडीशन में अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग की जाए तो ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होंगी चेंजिंग, और फीडबैक के तौर पे ये लॉन्ग टर्म आउटकम देंगी। लॉन्ग टर्म आउटकम के मतलब है कि बहुत देर तक इसके इफेक्ट जमीन पे फील होंगे, जैसे कि स्टॉर्म आ सकती है। क्लाइमेट सेंसिटिविटी देखें, नॉन लीनियर फीडबैक, क्लाउड कवर जिसे एल्बिडो वर्सेस इंसुलेशन इफेक्ट कहते हैं, आइस मेल्ट जिसे एल्बिडो लॉस कहते हैं, या वेजिटेशन शिफ्ट। एग्जाम्पल कर लेते हैं, 0.1% चेंज इन सोलर आउटपुट। अगर सोलर आउटपुट में सिर्फ 0.1% चेंज ला जाए तो ये ट्रिगर कर देगा आइस की एज को, ग्लोबल वार्मिंग को ओवर मिलीनिया, एक लंबे अरसे तक। थोड़ी सी भी चेंजिंग की जाए इनिशियल कंडीशन में तो बहुत लॉन्ग टर्म में हम इसकी आउटपुट हमें आउटकम मिलेंगे। इस इफेक्ट को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, चॉइस 3 इन क्लाइमेट। प्रिडिक्टेबिलिटी लिमिट देखते हैं, वेदर फोरकास्ट फेल्ड बियॉन्ड 2 वीक्स ड्यू टू चॉइस। जो हमने वेदर फोरकास्ट की है ये 2 हफ्ते के बाद फेल हो जाती है। हम 2 हफ्ते तक जो अंदाजा लगाते हैं लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते इसी चॉइस इफेक्ट की वजह से। क्लाइमेट प्रोजेक्शन ग्रेटर देन 30 ईयर रिलाई ऑन स्टैटिकल ट्रेंड नॉट ऑन इनिशियल कंडीशन। अगले 30 साल का जो क्लाइमेट प्रोजेक्शन है ये स्टैटिकल ट्रेंड पे रिलाई करता है, ये इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, उस पर रिलाई नहीं करता। थ्योरी देखते हैं, क्लाइमेट इज डिटरमिनिस्टिक चॉइस governed by the physical laws but highly sensitive to the perturbations, while long-term warming trends are robust. Regional impact, example है drought location remain uncertain. Comprehensive question number 10 है, difference करें between the surface ocean current and deep ocean current. सरफेस ओशन करंट की सरफेस करंट जो होते हैं 0 से 400 मीटर डेप्थ के होते हैं, जबकि डीप करंट 400 मीटर या उससे सी फ्लोर तक ज्यादा डेप्थ के होते हैं। प्राइमरी ड्राइवर सरफेस करंट विंड की वजह से या कोरलिस मॉडिफिकेशन की वजह से होते हैं, जब डीप करंट डेंसिटी डिफरेंस या थर्मोहालाइन की वजह से होती हैं। स्पीड, सरफेस करंट की स्पीड 0.1 से लेकर 2 मीटर पर सेकंड फास्ट होती है। डीप करंट की स्पीड 0.001 से लेकर 0.1 मीटर पर सेकंड यानी कि स्लो होती है। टाइम स्केल, सरफेस करंट डे से लेके ईयर्स तक होते हैं, लेकिन डीप करंट ये सेंचुरी से लेके मिलियंस लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होते हैं। हीट ट्रांसपोर्ट शॉर्ट टर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम वार्म कर देता है यूरोप को, और डीप करंट लॉन्ग टर्म होती हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है, जैसे AABW कूल करती है ट्रॉपिक्स को। एंटार्क्टिक बॉटम वाटर को AABW कहते हैं। और की एग्जाम्पल देते हैं क्रोशियो करंट और बेंगुला करंट, और इसकी एग्जाम्पल देते हैं एंटार्क्टिक बॉटम वाटर AABW और नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर NADW। सरफेस करंट ये पैरेलल टू सरफेस ऑफ ओशन और हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ ओशन मूव करते हैं। जो डीप करंट होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करते हैं। सरफेस करंट मूवमेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होती है, ये कैरी करते हैं वार्म वाटर को और ये बाद में ठंडे हो जाती है। लेकिन डीप करंट जो होती है ये मूवमेंट करती है डीप इनसाइड वाटर, ये कैरी करते हैं कूल वाटर को और बाद में गर्म हो जाते हैं। डीप करंट आर मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फार बिलो फ्रॉम द सरफेस। डीप करंट ओशन के सरफेस से बहुत नीचे फ्लो करते हैं, जबकि सरफेस करंट आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम होती हैं, लाइक मूवमेंट ऑफ वाटर दैट अकर एट द नियर द सरफेस। ये मूवमेंट ऑफ वाटर होती है जो तकरीबन नियर ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन होती है। सरफेस करंट ये अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन में होती है, तकरीबन 10%। ये इफेक्ट होती है सोलर हीटिंग से, विंड से और कोरलियस इफेक्ट से। और डीप करंट तकरीबन 90% होती है और ये इफेक्ट होती है डेंसिटी से। सरफेस करंट विंड ड्रिवन होते हैं, डोमिनेट करते हैं हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन को फॉर वेदर सिस्टम, जबकि डीप करंट ये डेंसिटी ड्रिवन होते हैं, ये रेगुलर करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट को ओवर मिलीनिया, बहुत लंबे अरसे तक, फॉर सिक्वेस्ट्रिंग हीट एंड कार्बन। लास्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिव क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर कोरलियस फोर्स एंड थर्मोहालाइन सर्कुलेशन। ये हम लॉन्ग और शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, इसको दोबारा देख लेते हैं। कोरलियस फोर्स डेफिनेशन है एपरेंट डेफिनेशन ऑफ मूविंग फ्लूइड्स। ये क्या है? एपरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड, यानी कि मूविंग फ्लूइड की डिफ्लेक्शन हो जाती है एयर या वाटर की। क्यों डिफ्लेक्शन होती है मूविंग फ्लूइड की? ड्यू टू अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से एयर और वाटर में जो डिफ्लेक्शन पैदा होती है उसको हम कोरलिस इफेक्ट कहते हैं। उसमें जो फोर्स एक्ट करती है उसे कोरलिस फोर्स कहते हैं। डायरेक्शन इसकी होती है राइट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कोरलियस इफेक्ट एक्सप्लेन करके आए हैं, काइंडली देख लीजिएगा। इंपैक्ट देते हैं विंड्स, कर्व ट्रेड विंड पैदा होती है जैसे कि वेस्टर्न लाइंस, और ओशन करंट में फॉर्म करता है गाइड्स जैसे क्लॉकवाइज इन नॉर्थ पैसिफिक, और इसका फार्मूला होता है F c = -2
और ओमेगा और वी का ओमेगा वी साइन थीटा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, न्यूमेरिकल में भी फार्मूला यूज हुआ है। फिर थर्मोहालाइन सर्कुलेशन, इसकी डेफिनेशन है ग्लोबल डीप ओशन करंट, ग्लोबल डीप ओशन करंट सिस्टम ड्रिवन बाय टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की वजह से ड्रिवन होते हैं। थर्मो से वर्ड ही टेम्परेचर आया है, थर्मो में टेम्परेचर। एंड हलाइन का मतलब होता है हलाइन सैलिनिटी के साल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो ग्लोबल डीप ओशन करंट ड्रिवन बाय टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से, या टेम्परेचर और नमक की कंसंट्रेशन की वजह से जो ग्लोबली डीप ओशन करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं थर्मोहालाइन सर्कुलेशन। प्रोसेस देखते हैं। पोलर सिंकिंग, कूल्ड सॉल्टी वाटर जो होता है वो सिंक कर जाता है, तो कूल्ड सलाइन वाटर डेंस वाटर जो होता है वो डिप कर जाता है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये देख लीजिए काइंडली। और डी वाटर फॉर्मेशन फ्लो अलोंग द ओशन बेसन, तो डी वाटर फॉर्मेशन होता है और ये फ्लो करता है ओशन के बेसन के साथ साथ। अपवेलिंग, ये बाद में ऊपर से मूव करता है, राइज होता है ट्रॉपिक्स में ये राइज हो जाता है और सरफेस पे रिटर्न हो जाता है, तो अपना कंप्लीट कर लेता है लूप। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये बॉटम में ट्रेवल करता है, सरफेस पे राइज होता है, तो अपना लूप कंप्लीट कर लेता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ऊपर जाके यहाँ पे या यहाँ पे अब राइज होता है और अपना लूप कंप्लीट कर लेता है। यहाँ भी नीचे जाएगा, फिर ये राइज होगा और अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। क्लाइमेट रोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है हीट और कार्बन और स्लो डाउन कर देता है ग्लोबल वार्मिंग को। ये पूरे वर्ल्ड में हीट और कार्बन को ट्रांसफर करता है और ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर देता है। तो कुल ये फोर्सेस शेप करती हैं सरफेस फ्लोज को, जिसे कहते हैं वेदर पैटर्न्स। वाइल थर्मोहालाइन सर्कुलेशन ये गवर्न करती है डीप ओशन प्रोसेस को, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म क्लाइमेट। टुगेदर दे मेंटेन द अर्थ हीट एंड न्यूट्रन डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों मिलकर अर्थ की हीट और न्यूट्रन की डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन रखती हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द चेंज इन स्टोरेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज 600,000 मीटर क्यूब, तो चेंज इन स्टोरेज वॉल्यूम डेल्टा एस हमें दिया गया है 600,000 मीटर क्यूब, और उसका एरिया भी हमें दिया गया है वो है 30 किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया में दिया गया है 30 किलोमीटर स्क्वायर। अब जैसे जानते हैं कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा 1000 मीटर स्क्वायर के, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो 30 किलोमीटर स्क्वायर को अगर आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर 6 यानी कि 1 के साथ 6 जीरो के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये जगह 30 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और वो पूछने हैं फाइंड करें नेट पेरिसिपिटेशन। नेट पेरिसिपिटेशन होती है टोटल पेरिसिपिटेशन डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये आपकी नेट पेरिसिपिटेशन आ जाएगी इन मीटर, जिसे हम डेप्थ भी कह सकते हैं इन मीटर। तो अगर आपको ये वैल्यू मिलीमीटर में चाहिए, जैसे आंसर में मिलीमीटर में दिया गया है, तो फिर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ में आपको दी गई है इफ द वॉल्यूम ऑफ अवेपोर ट्रांसपायरेशन इज ET, जिसे हम ET कहते हैं 150000 मीटर क्यूब, और रन ऑफ वॉल्यूम हमें दिया गया 600,000 मीटर क्यूब। तो रन ऑफ वॉल्यूम हमने लिख लिया 600,000 मीटर क्यूब। अब हम नेट पेरिसिपिटेशन इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। हम ET R और डेल्टा S, है ना, ET R और डेल्टा S को प्लस कर लेंगे, और बाद में हम जो एरिया आया है हमारा 30 × 10⁻⁶ इससे डिवाइड कर देंगे, ये मीटर में आंसर आ जाएगा। फिर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर मिलीमीटर में निकाल लेंगे। तो हम 30 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब सम ऑफ वॉल्यूम, तमाम वॉल्यूम का सम लेंगे। ET 1550, R हमारे पास 600,000 था, डेल्टा एस भी हमारे पास 600,000 था, ये हमें डाटा में दिया गया था। सबको हमने प्लस कर लिया, और बाद में एरिया हमारा 30,000,000 या 13 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर आया था, इसे डिवाइड कर दिया, तो डेप्थ हमारी मीटर में आ गई, या टोटल नेट पेरिसिपिटेशन हमारी मीटर में आ जाएगी 0.09 मीटर। लेकिन अब इस फार्मूले के तहत अब हम निकालेंगे मिलीमीटर में इसका आंसर। ये मीटर में आया था तो इसमें फार्मूले के तहत अब मिलीमीटर में निकालने के लिए इसी फार्मूले के तहत हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब पेरिसिपिटेशन हमारी मिलीमीटर में आ जाएगी। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 mm। तो बुक में भी यही आंसर था, तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ आ कोरोइलस फोर्स इज 30 न्यूटन, कोरोइलस फोर्स हमें दी गई है 30 न्यूटन, डिफ्लेक्ट अ मास ऑफ एयर एट 30 डिग्री मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमें दिया गया है 30 डिग्री, और डिफ्लेक्शन की स्पीड हमें दी गई है जो हमें मूव कर रही है एयर, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मास ऑफ द दिस एयर पॉकेट, इस एयर पॉकेट का मास क्या होगा, ये मास हम फाइंड करेंगे। जबकि ओमेगा की स्टैंडर्ड वैल्यू अर्थ के लिए होती है 7.3 × 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, यार कि अर्थ की हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है। कोलिस फोर्स इक्वेशन होती है Fc = 2 मास, वेलोसिटी, ओमेगा और साइन एंगल। यहां से हम अगर मास निकालना चाहेंगे तो ये तमाम वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई कर रही है, ये सिर्फ जाके डिवाइड हो जाएगी।
अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले हम इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन थीटा था, साइन थीटा या फाई की वैल्यू 30 डिग्री थी, तो साइन 30 डिग्री हमारे कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.5, और वेलोसिटी में दी गई थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3600 से डिवाइड कर दिया। तो हमारी वेलोसिटी आ गई 11.111 मीटर पर सेकेंड या 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस फार्मूले में अपनी तमाम वैल्यू पुट करेंगे। कोलिस फोर्स हमें दी गई थी 30 न्यूटन, 2 वैसे ही लिख दिया। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 100/9। ओमेगा की स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, ये होती है 7.3 × 10⁻⁻5। हमने ये पुट कर दिया, और साथ में साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.5। इन तमाम वैल्यूज को हमने पुट किया यहाँ पे, और बाद में सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 37000 kg, 37,000 kg। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर रहा। बुक के साथ आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा कि बुक से अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है मेगा की, आपको इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 7.3 × 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन अगर इसको चेंज कर दें, हम अनस्टैंडर्ड क्रिटिकल एडजस्टमेंट कर दें, तो हमारी वैल्यू हो 7.3 × 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, और इसको हम इस फार्मूले में पुट करें, फिर हमारा जो गिवन आंसर है 369,900 kg आ सकता है। तो हम इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं, लेकिन इस दफा अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं बुक तो न्यू वैल्यू से। अगर हम ओमेगा की टाइपो वैल्यू न्यू वैल्यू ले लें 7.3 × 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, जो कि हमें बुक में नहीं दी गई, अगर तक बुक में जो दी गई है वैल्यू बिल्कुल ठीक वैल्यू है, उससे हमारा वो ये जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक आंसर है। लेकिन ये आंसर लाने के लिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करके 7.3 × 10⁻6 कर देंगे। जब 7.3 × 10⁻6 कर देंगे, यानी कि हमने ओमेगा की वैल्यू में एडजस्टमेंट की है, चेंजिंग की है, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा 369,900 kg। तो अगर क्वेश्चन में हम ओमेगा की वैल्यू चेंज कर दें तो हमारा बुक वाला आंसर आ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हम बुक वाली वैल्यू को लेकर चलें जो वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 37,000 kg। थैंक यू माय फ्रेंड्स।